हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित सर, वेलकम्स यू ऑल। चलिए, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में हम ब्रेक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट। तब जो प्रॉपर्टीज आती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सेकंड आता है चार्जेस इन मोशन, जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं और आगे अलग अलग चैप्टर्स में। आज जो हमारा एम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इन विच चार्जेस आर एट रेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज आखिर है क्या? इज दिस अ फंडामेंटल क्वांटिटी? यस, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच इट शोज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की कि उसके कारण वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक नेचर को शो कर पाता है। इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी मैटर होता है, वी नो दैट एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर. Matter are made up of small small particle which are called atoms, and atom is consist of neutrons and protons and electrons. अब ये एटम है, इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेरीफेरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस। अभी ये एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी ये एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, तो दोनों का चार्जेस बैलेंस्ड हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर दूं, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो यहां पर डोमिनेटिंग में प्रोटॉन्स आ जाएंगे। डोमिनेटिंग में प्रोटॉन्स आ जाएंगे। सिंस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो नंबर ऑफ वन प्रोटॉन विल गोइंग टू इंक्रीज, एंड ड्यू टू दैट दिस एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। इस तरह से हम किसी भी एटम को चार्ज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो जो एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया बिकॉज प्रोटॉन डोमिनेटिंग फैक्टर में आ गए। अगर हम दूसरा केस देखें कि चलिए अब इसको रिमूव नहीं करते, अब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखते हैं। हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखा कि चलो भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, फिर आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब यहां पर प्रिवेलिंग और डोमिनेटिंग कौन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन डोमिनेटिंग हो गया क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आपस में बैलेंस कर रहे हैं। तो यही एटम उस इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बिकॉज मैटर में सारे मैटर एटम से मिलके बनते हैं। एटम्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में कि व्हाट इज चार्ज, जो अभी अभी हमने इसको देखा कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट शोज द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक बिहेवियर, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, अब आते हैं कि हम चार्ज को नोटेशन क्या यूज करते हैं। चार्ज को हम यूज करते हैं बाय सिंबल क्यू। सम बुक्स में आप कैपिटल क्यू देखोगे, सम बुक्स में आपको स्मॉल क्यू मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल क्यू भी ले सकते हैं एंड प्लस क्यू भी ले सकते हैं। दोनों में से जो भी सिंबल आप यूज करना चाहें वो सिंबल आप चार्ज के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो चार्ज मीन्स व्हाट? either the absence of electron or either the excess of electron। either absence हो जाए एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए तो बॉडी जो है चार्ज हो जाती है। चार्जेस में प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं होता है बिकॉज प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है। हम इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस को ही पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हो गया तो इसलिए प्रोटॉन डोमिनेटिंग हो गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गया है। बिकॉज जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में आते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये हमने पहले भी पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन डिसाइड ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम एक्सेप्ट इन न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियस का हम सब पार्टिकल स्टडी करते हैं। तो Q इज द सिंबल ऑफ द चार्ज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी।
चार्ज जो है वो है स्केलर क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? कि चार्ज डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज इममटीरियल, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट विथ इट्स पोलैरिटी, कि वेदर प्लस में है या माइनस में और कितना अमाउंट है चार्ज का, इसकी डायरेक्शन हमारे लिए इममटीरियल हो जाती है। दैट इज कॉल्ड चार्ज। अगर चार्ज को मैं ऐसा यूनिट लिखना चाहूं तो उसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम्स। ठीक है, मैं इन सारी चीजों को एक फ्लो चार्ट में आपको पूरा क्लियर करता हूं। उस फ्लो चार्ट में अपन हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आखिर चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये तो हमने समझ लिया। चार्जेस इज स्केलर क्वांटिटी एंड चार्जेस सिर्फ दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और तीसरा कोई टाइप नहीं होता है। फिर रिपीट करता हूं, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ये सिर्फ दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट? पॉजिटिव चार्ज मीन्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। क्लियर है? तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी बॉडी में ऐड करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई दी कि चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी, इनका डायरेक्शन इममटेरियल होता है, उसकी डायरेक्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एडिटिव सर? एडिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी बॉडी के पास 5 कूलम चार्ज था और उसको हमने -2 कूलम चार्ज भी दे दिया और उसको हमने 3 कूलम चार्ज भी दे दिया, तो एक ही बॉडी पे अगर इतने सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं तो आप जैसे अलजेब्रा में प्लस माइनस करते हैं वैसे ही यहां पर उन प्लस माइनस करके उस बॉडी पर ओवरऑल चार्ज बता सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिवनेस। तो चार्जेस एडिटिव होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा? 5 + 3 8 - 2 कितना हो गया? 6 कूलम्स प्लस का। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है जी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिवनेस ऑफ द चार्जेस। चार्जेस कैन बी एडिटिव, चार्जेस को आप आराम से ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट चीज पर, चार्जेस आर कंजर्व्ड। जो चार्जेस होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है। दैट मीन्स चार्जेस कैन नेवर बी क्रिएटेड nor be destroyed by any physical or chemical means. It can be transported from one to other body. That is called the conservation of charge. मतलब चार्जेस को आप बना नहीं सकते हैं। अगर जो मेरा पहला एग्जांपल आप देखेंगे कि मैंने इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद ये न्यूट्रल बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? ये सिस्टम का एक पार्ट है ना, किसी ना किसी एटम से आपने इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया होगा। तो चार्जेस को आप क्या कर रहे हैं? कंजर्व्ड है। चार्जेस कभी भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब जिस बॉडी ने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया होगा, मतलब इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई होगी। दैट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? तो चार्जेस को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। यस, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी को आप उसमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड? क्वांटम थ्योरी हम सब लोगों ने पढ़ी है
क्वांटम और क्वांटा एक पार्टिकल को कहा जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग होता है कि चार्जेस की सिर्फ कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, इसका एक कंटिन्यूअस बैंड नहीं होता है। अगर इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सेज दैट कि Q शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, जो दो नेचर का हो सकता है, n इंटू ई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इन विच n इज ए नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट। अब नेचुरल नंबर है तो 1.1 तो पॉसिबल नहीं है कि हम बोले 1.1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक बॉडी पे आ चुका है, नहीं। या तो न एक इलेक्ट्रॉन का आएगा, या दो इलेक्ट्रॉन का आएगा, या तीन इलेक्ट्रॉन का आएगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप ये नहीं बोल सकते कि इस बॉडी पे हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो चार्ज करते हैं बॉडी को, वो इंटीग्रल मल्टीपल रहेंगे, मतलब नेचुरल नंबर के मल्टीपल में मिलेंगे आपको। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट। As we all know that the value of E means charge on 1 electron, which we knows that 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम होता है। यहां पर अपन पहले से एक पॉइंट नोट कर देते हैं, SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट क्या है चार्ज की? कूलम्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में C लिखते हैं। क्लियर है? फ्लो चार्ट काफी अच्छा होता है, एक ही बार में आप सारा रिव्यू कर सकते हैं। तो ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन से कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने तो हमारे क्वेश्चन में 2.3 से 6.6 देखा है, कई बार डेसिमल्स में आते हैं। मैं क्वांटाइजेशन में डेसिमल से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको चार्ज दे रहे हैं वो सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर हो सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो चार्ज की वैल्यू आएगी दैट कैन बी पॉसिबली इन डेसिमल्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ही 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप पे आया तो 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम हो जाएगा। दैट इज पॉसिबल, बट हाफ इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं होगा। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में जाएगा बॉडी पे चार्ज। हाफ इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक चार्जेस रिपेल, like repel, and unlike attracts। जो लाइक चार्जेस होते हैं, अगर दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, वो एक दूसरे को अपने से भगाएंगे। दैट इज कॉल्ड द रिपल्शन। लेकिन अगर वो अनलाइक चार्ज हैं, मतलब उनकी पोलैरिटी अगर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपने पास बुलाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपने पास बुलाएगा। दैट इज कॉल्ड द अट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपको क्या लगता है कि कोई चार्ज बॉडी को अगर मुझे पता लगाना है कि ये बॉडी चार्ज बॉडी है विदाउट इलेक्ट्रोस्कोप, सिर्फ फोर्स की हेल्प से, तो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स में से कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी और कौन सी फंडामेंटल फोर्स बनेगी जिससे मैं ये बोल सकूं कि देखो ये दोनों बॉडी रिपेल कर रही हैं, दोनों बॉडी चार्ज्ड हैं, या दोनों बॉडी अट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों बॉडी चार्ज्ड हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको ड्रॉ करते हैं कि रिपल्शन इज द रियल टेस्ट। जो रिपल्शन होता है वो रियल टेस्ट होता है। रिपल्शन रियल टेस्ट क्यों होता है? कि टू डिटेक्ट द वेदर दोनों बॉडी चार्ज हैं कि नहीं है। इसी सीरीज, अब इसी लेक्चर में मैं आपको आगे जाके मेथड्स बाय चार्जिंग में इंडक्शन भी बताऊंगा कि किसी एक बॉडी जो चार्ज बॉडी है, अगर किसी अनचार्ज बॉडी की क्लोज विसिनिटी में उसको लेके आया जाए तो ये वाली चार्ज बॉडी इसको अपोजिटली चार्ज बॉडी बना देती है। पहले ये चार्ज बॉडी नहीं थी, लेकिन ये जो चार्ज बॉडी थी जिसको मैं इसकी क्लोज विसिनिटी में लेके आया, इसने चार्जेस इस पर इंड्यूस कर दिए अपोजिट के। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट
करने लगे। तो अट्रैक्शन अनचार्ज बॉडी के साथ चार्ज बॉडी का हो सकता है। दैट्स वाई अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम रियल टेस्ट नहीं मानते हैं, हम मानते हैं रिपल्शन। क्योंकि जब रिपल्शन होगा बॉडीज के बीच में जो अनटच्ड रहेंगी, दैट शोज दैट कि दोनों बॉडी पे चार्ज है। ऑफ कोर्स सेम पोलैरिटी का, इसलिए आपस में ये लोग रिपेल कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज है तो कुछ ना कुछ मास होगा ही, एसोसिएटेड विथ मास। कोई भी चार्ज है उसका मास जरूर होगा। एक इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज उस बॉडी पर है तो उस चार्ज बॉडी का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा। मास इक्वल टू 0 का कोई चार्ज नहीं हो सकता। जहां चार्ज है उसका मास भी होगा ही होगा। दैट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो आपसे कई बार सीबीएसई में भी पूछा जाता है और जी मेन और नीट में इसकी एप्लीकेशन यूज्ड होती है कि दो बॉडीज अगर चार्ज बॉडीज हैं, आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा के या तो अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपेल कर रही हैं, उनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्डअप होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा प्रॉपर्टी में कि चार्जेस जब भी होंगे उनका मास भी होगा। बिना मास का कोई चार्ज नहीं हो सकता है, ये बात आप नोट करके रख लीजिए। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। चार्ज डज नॉट डिपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। अगर किसी चार्ज बॉडी को आप मूव कर रहे हैं, अगर ये चार्ज बॉडी है +2 कूलम का, मान लो इस पे चार्ज है, अगर मैं इसको v वेलोसिटी से मूव कर रहा हूँ तो क्या इसके चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। यही डिफरेंस इसका मास के साथ आ जाता है। मास को आपने देखा होगा, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी फॉर्म लाइक द आइंस्टाइन इक्वेशन E=mc², अगर उसको इतनी हाई वेलोसिटी से मूव किया जाए। चार्जेस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्जेस वेलोसिटी और स्पीड के इंडिपेंडेंट होते हैं। जो चार्ज का अमाउंट है बॉडी पर वही चार्ज रहेगा, आइदर स्टेशनरी और आइदर मूविंग, डजंट मैटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। चार्जेस हमेशा सेम रहेंगे, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे वो मूव कर रहे हो, उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अगर इसमें 3 चीजें आ जाती हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में 3 चीजें आ जाती हैं। अगर मान लो चार्ज रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी 0 है, चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब सिर्फ उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट आपको दिखेंगे। तो इट विल शो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, सेकंड क्या है, अगर चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन उसका 0 है, तो इसमें दोनों इफेक्ट आएंगे, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएगा, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। मतलब मूव तो कर रहा है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर अपन देखें कि मूव भी करे और एक्सेलरेट भी करे, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर के साथ साथ वो एनर्जी को रेडिएट भी करेगा, रेडिएशंस भी प्रोड्यूस करेगा। ये मैक्सवेल की बहुत फेमस इक्वेशन है, आप लोगों ने शायद 10th में पढ़ा होगा, उसके बाद 11th में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक भी आता था कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन, तो इट शुड रेडिएट द एनर्जी। ठीक है, तो वो मैक्सवेल की इक्वेशन से ही आता है कि अगर चार्ज मूव कर रहा है, जो इसमें भी था, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म मोशन था, एक्सेलरेशन नहीं था, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट थे।
लेकिन अगर वो मूव कर रहा है एक्सेलरेटेड मोशन में तो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और उसके रेडिएशंस भी आ जाएंगे। वो रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से हम जिसको जानते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर कर सकते हो। यह भी हम चार्जिंग में पढ़ेंगे। जब हम चार्जिंग के मेथड डिस्कस करेंगे तो यू विल नो दैट कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसपोर्ट इजीली हम कर सकते हैं। कैसे? एक बॉडी है मेरे पास, लेट अस सपोज ये एक बॉडी है जो कि अनचार्ज बॉडी है, और ये दूसरी बॉडी आई जिसके पास 2 कूलम का चार्ज था। ठीक है, अब मैंने दोनों को टच कर दिया। जब टच कर दिया तो इन दोनों में हो गया कंडक्शन। कंडक्शन से आप देखेंगे जब दोनों बॉडी को मैंने टच कर दिया तो ये 2 कूलम का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये +1 कूलम ले जाएगा, ये +1 कूलम ले जाएगा। पहला बात ट्रांसफर आप यहां से समझ सकते हैं, इसको मैं भी और डिटेल में समझाऊंगा। पूरा वीडियो देखें, इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज मैं आपको काफी अच्छे से और आराम से चलेंगे हम। सेकेंड थिंग, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था कि कोई एक न्यूट्रल एटम में अगर दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तब इसके पास चार्ज आया। ठीक है, अब जब इसके पास चार्ज आया तो ये अपना जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज दूसरे को दे सकता है वाया दिस मेथड। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। आई होप आपको ये पूरी जो चार्जेस की प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर हुई होंगी। स्केलर क्वांटिटी, कूलम उसकी ऐसा यूनिट है, कंजर्व्ड है, क्वांटाइज्ड है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ऐसे हो सकता है। चार्ज की वैल्यू डेसिमल्स में हो सकती है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो डेसिमल्स में आता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन जो अपन फ्लो चार्ट्स बनाते हैं और माइंड मैप्स बनाते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जिससे क्विक रिव्यू भी हो जाता है शॉर्ट में, और हमें चीज़ों को एक ही प्लेस पे समझने में और एक दूसरे से लिंक करने में काफ़ी आसानी भी रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जेस। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं कि अगर चार्जेस हैं और अगर वो स्टेशनरी हैं, तो अभी हम इसमें तो स्टेशनरी ही पढ़ेंगे, तो एक दूसरे पे जैसे हमने बात किया अट्रैक्ट एंड रिपल्शन करेंगे। अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होगा, व्हाट इट मीन्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन मीन्स द फोर्स। अगर मैं बोलूं कोई बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स व्हाट, दे हैव अ फोर्स इन बिटवीन दैम, जिसको हमने 9th या 10th में पढ़ा था कि ये टाइप ऑफ फोर्स वो होती हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट में आती हैं। मतलब ऐसी फोर्सेस के लिए, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए, दो बॉडी का आपस में फिजिकली इंटरेक्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है, वो एक दूसरे की क्लोज विसिनिटी में रखे गए हों। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉडी यहाँ है, दूसरी बॉडी बैंड्रा में रखी हुई है, एक बॉडी बोरीवली में, एक बॉडी बैंड्रा में। ऑफ कोर्स हर एक की अपनी एक लिमिट होती है, इसलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। उनकी क्लोज विसिनिटी में अगर लाया जाएगा तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट मतलब फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी फोर्स को नाम दिया गया कूलम फोर्स। कूलम फोर्स क्यों नाम दिया गया? क्योंकि मिस्टर कूलम्स ने ये सारी चीज़ों को हमको समझाया और बताया था। क्लियर है? तो अब हम आते हैं कूलम्स लॉ पर। कूलम्स लॉ के बाद मैं जाऊंगा मेथड ऑफ चार्जिंग पर। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं करा रहे हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं कूलम्स लॉ कराता हूं। ठीक है? कूलम्स लॉ हमें ये बोलता है, कूलम्स लॉ में आप सबसे पहली चीज याद रखिएगा, कूलम्स लॉ में हम जो चार्जेस लेते हैं दे आर पॉइंट चार्जेस। मतलब जो चार्ज है उसका डायमेंशन एज कंपेयर टू डिस्टेंसेस जो हैं हमारे, जो हम मेजर करते हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल और नेग्लिजिबल होना चाहिए। ऐसी बॉडीज, ऐसी चार्ज बॉडीज को हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो कूलम्स लॉ को हम पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं।
अगर एक चार्ज ये रखा हुआ है Q1, दूसरा चार्ज ये रखा हुआ है Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, मतलब दो पॉइंट चार्ज मैंने रख दिए Q1 Q2, अभी मैंने उसकी पोलैरिटी नहीं बताई है, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो एज पर द कूलम्स लॉ सेज दैट कि Q1 वाला Q2 पे फोर्स लगाएगा, Q1 वाला चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा। अब इट डिपेंड्स कि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट होगी तो वो अपनी तरफ खींचेगा, अगर सेम पोलैरिटी होगी तो इसको अपने से दूर भगाएगा। ठीक है, अभी फॉर सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं कि चलो दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, ये प्लस वाला चार्ज है, ये माइनस वाला चार्ज है, तो प्लस Q1 इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखिए ये मैंने फोर्स बना दी और इसको मैं नाम दूंगा F12, द फोर्स बाय फर्स्ट चार्ज ऑन सेकेंड वन। फोर्स F12 मतलब फोर्स जो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर अप्लाई कर रहा है, इस तरफ आ गई। Q2 भी इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा अनलाइक चार्जेस की, जो होगी F21, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। Very interesting fact to note that these two forces are always equal but in opposite sense, मतलब उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी लेकिन उनके मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। मतलब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं F12 का और F21 का, तो आप देखेंगे दोनों के मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल मिलेंगे आपको। दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्जेस। एक बहुत हाई चार्ज बॉडी, एक लो चार्ज बॉडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्सेस दोनों एक दूसरे पर सेम ही अप्लाई करेंगी, उनके अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्सेस हमेशा दोनों चार्ज डिफरेंट हो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्सेस दोनों पे सेम आएंगी, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसलिए मैंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, डायरेक्शन के लिए मैंने माइनस साइन यहां पर यूज कर लिया कि वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या वो रिपल्सिव हो। कूलम्स के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स डेवलप्ड होती है दोनों चार्ज के बीच में, मैं जनरली अब F लिखूंगा क्योंकि F12 और F21 इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन में। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसका मतलब है दोनों में से कोई भी एक चार्ज का अमाउंट अगर चेंज होता है, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का या दोनों चार्ज का अगर अमाउंट चेंज होता है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो भी चेंज हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए Q1 को आपने ट्वाइस कर दिया, Q1 को आपने ट्वाइस कर दिया और Q2 को आपने थ्राइस कर दिया, तो अब फोर्स कितनी हो जाएगी, उसके बीच में फोर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 टाइम्स, 2 इंटू 3, तो फोर्स जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो इंडिविजुअल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेशो में वो चार्जेस का प्रोडक्ट चेंज होगा उसी रेशो में उनकी फोर्सेस भी चेंज होंगी। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आप डायरेक्टली रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि F1 अपॉन F डैश, F अपॉन F डैश इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन Q1 डैश इंटू Q2 डैश। इससे आपके न्यूमेरिकल, और डायरेक्टली भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया। सेकेंड थिंग मिस्टर कूलम सेज दैट कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा एक मिनट, यहां पर आप हमेशा मॉड साइन यूज करना, Q1 Q2 में आपको हमेशा मॉड का साइन यूज करना है। मॉड का साइन क्यों यूज करना है सर? बिकॉज यहां पर हम Q1 Q2 की पोलैरिटी आप देख सकते हैं मेरे डायग्राम में Q1 प्लस है और Q2 माइनस है। मैं Q2 की पोलैरिटी नहीं रखूंगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड रखना होता है कूलम्स लॉ में, वो प्लस का हो या माइनस का हो, इससे कूलम्स लॉ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ में जब चार्जेस रखे जाते हैं तो वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड होते हैं, प्लस और माइनस नहीं रखा जाएगा। वो चार्जेस का पोलैरिटी प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्मूले में प्लस और माइनस यूज नहीं करना है, आपको चार्ज का सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड रखना है, 2 कूलम्ब है, 3 कूलम्ब है, 4 कूलम्ब है, वैसे, और यहाँ लिख देना है। अगर वो अपोजिट साइन के होंगे नो इशू, आपको यहाँ पर वही रखना है जो उसका मैग्नीट्यूड है। अगर वो अपोजिट साइन के होंगे तो वो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। अगर वो सेम साइन के होंगे रिपल्सिव हो जाएगी, लेकिन हम उसका साइन नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने उस पर मॉड लगाया। अब आप देख सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलेंगे। मतलब अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज किया आपने, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, स्क्वायर अमाउंट में फोर्स पे फर्क पड़ेगा। सिंस इनवर्सली है तो बिल्कुल अपोजिट हैपन्स टू द फोर्स। अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर आप दो चार्जेस के डिस्टेंस को ट्वाइस कर देते हैं, तो उनके बीच की फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स उनके बीच में जो है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब उसके स्क्वायर के। अगर आपने उनके बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स कम कर दिया और पास ले आए, 3 टाइम्स कम किया है, डिक्रीज, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो अब फोर्स 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो फोर्स पास लाने से 3 टाइम डिस्टेंस कम करने से 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है फोर्स। ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ये इसकी सिमिलरिटी भी है विद द ग्रेविटेशनल लॉ के साथ। क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो एक इक्वेशन बन जाएगी, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम मॉड यूज़ करते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। इट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अभी मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, वेक्टर फॉर्म में हम बाद में लिखेंगे। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। चलिए इसके वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं। अगर वेक्टर में मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में, सिंस वी नो दैट फॉर्म फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, मान लो F12 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मॉडुलस Q1 Q2 अपॉन R12 लेना पड़ेगा मुझे, और उसका यूनिट वेक्टर भी लाना पड़ेगा। आप जानते हैं वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन हम कभी भी लिखते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी देना पड़ता है। तो ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसमें जब मैंने एक यूनिट वेक्टर जो उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट है R12, यहाँ पर अब मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ से कहाँ फोर्स ले रहा हूँ। जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा 1 से 2 वाली फोर्स ले रहा हूँ या 2 जो 1 पे अप्लाई कर रही है वो वाली फोर्स ले रहा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन आएगी कि राइट हैंड साइड पर है कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। इसलिए मैंने यहाँ पर जो नीचे R था उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया 1 2 लिख के, और जब सेकेंड वाला 1 पे अप्लाई करेगा तो इसी को मैं 2 1 लिख दूंगा, ठीक है। और उसका यूनिट वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू डिफाइन इट मोर प्रिसाइसली द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज देयर। ये होता है कूलम्स लॉ। अब जो कूलम्स लॉ में ये जो कांस्टेंट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेगा। ये कांस्टेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मीडियम पर, या तो मीडियम एयर और वैक्यूम होगा या फिर कोई डिफरेंट मीडियम होगा एयर एंड वैक्यूम से अलग। अगर ये मीडियम एयर और वैक्यूम है तो इसी कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है, हमने जब चार्ज को स्टडी किया था तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन बनाई थी कि चार्ज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये कांस्टेंट उस मीडियम की उसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए आता है कि वो मीडियम कितना इलेक्ट्रीफाइड और कितना मैग्नीफाइड हो सकता है। मैग्नेट की अभी बात नहीं करते, कितना इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है। मैग्नेट की जब बात करेंगे परमेबिलिटी आएगी, जब हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो परमिटिविटी आती है। तो एक एयर और वैक्यूम जो है उसकी परमिटिविटी मतलब वो कितना इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है, दैट शोज बाय द ई नॉट। क्लियर है? अगर वो कोई मीडियम है
तो वहाँ पर यही वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 1/4 पाई ई आर, द relative permittivity of the medium. Relative means with respect to air. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो दैट कैपिटल के जो कि हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ द relative permittivity अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मतलब एयर और वैक्यूम, ये इन दोनों के रेशियो के इक्वल होती है. अब आप यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर मिलेगी आपको. कभी भी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम नहीं होता है. अगर ये हमेशा 1 से ग्रेटर है तो आप यहां मैथमेटिक्स लगा के देखेंगे कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. इसका मतलब है कि एयर सबसे मिनिमम परमिटिविटी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के लिए. बाकी सारे मीडियम की परमिटिविटी एयर से ज़्यादा होती है. इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा 1 से ग्रेटर होता है. ठीक है जी. तो अगर मैं अब इस कांस्टेंट को रिप्लेस करूं फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, तो फोर्स हो जाएगी मेरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एयर एंड वैक्यूम के लिए. और अगर किसी और मीडियम के लिए लूँगा तो मुझे 4/4 पाई ई आर एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन आर लिखना पड़ेगा. एप्सिलॉन आर की जगह आप यहाँ से देख सकते हैं मैं के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ. तो मैं यहाँ पर इसको के टाइम एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ, मॉड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर एनी अदर मीडियम के लिए. This is all about the Coulomb's law, the interaction between the two charges when they are placed in a medium, either air or vacuum or any other medium than the free space. Free space we use for the air and vacuum के लिए. तो ये इतनी फोर्सेज ये आपस में एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक चार्ज को बोरीवली में और दूसरे चार्ज को बैंड्रा में रखा जाए तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो काफ़ी वीक हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं हमने इन्वर्स स्क्वायर लॉ किया हुआ है कि फोर्सेस जो होती हैं वो डिस्टेंसेस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं. जितना ज़्यादा आप सेपरेट दूर लेते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स. तो अगर आपने डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, फोर्स 9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी. मान लो पहले फोर्स 9 न्यूटन थी, अब जब 3 टाइम डिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया है तो फोर्स सिर्फ 1 न्यूटन रह जाएगी. इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस पे आप चार्जेस रखते हैं तो वो आपस में एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि उनके बीच में इतनी वीक फोर्स होती है कि वी कांट एनालाइज, वी कांट फील दैट कि ये चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है. क्लियर है यहाँ तक? दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ. अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कभी भी चार्जेस की वैल्यूज हम रखेंगे उसका साइन नहीं रखेंगे प्लस और माइनस. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो फोर्स होती है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा. लेकिन अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फिर अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस सिस्टम में हुए तो हम ओवरऑल फोर्स इन ए सिस्टम में कैसे निकालेंगे सर? तो ओवरऑल फोर्स निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा जो हमने बेसिक सीखा है, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज आर अप्लाइड इन ए सिस्टम और लॉट ऑफ चार्ज बॉडीज आर देयर, तो उन सब से हम जो फोर्स निकालेंगे वो पूरा हम वेक्टर लॉ यूज करते हुए निकालेंगे, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं. ये तो आप समझ ही गए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्टली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगी, हमें वेक्टर लॉ ही यूज करना पड़ेगा. लेट अस सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है.
इस पे ये चार्ज रखे हुए हैं, प्लस का Q1, प्लस का Q, माइनस का Q, प्लस का Q। ये 3 चार्ज इस पे रखे हुए हैं और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं हम एक ही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो माइनस Q चार्ज है इस पे ओवरऑल फोर्स क्या होगी, ओवरऑल फोर्स क्या होगी, तो मुझे वेक्टर लॉ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दो अकेली चार्ज बॉडीज नहीं है, यहां पे उनसे ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा हैं। तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, विच सिंपली सेज दैट कि प्लीज यूज वेक्टर लॉ। किन्हीं भी 2 चार्जेस को पहले आप कैलकुलेट करो और जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस बन रहे हैं उन सबके बीच में फोर्स कैलकुलेट करो, उनको डायरेक्शन बनाओ फिगर में, उस डायरेक्शन के बाद आप डिसाइड करो कौन सा वेक्टर लॉ यहां पर एप्लीकेबल करना है आपको। अब जैसे मैं इस माइनस Q चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो इस माइनस Q चार्ज पे एक तो ये प्लस वाला Q चार्ज फोर्स लगा रहा होगा, प्लस वाला Q चार्ज इस पे कौन सी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव इन नेचर, जो इस तरफ आएगी, इसको F मान लेते हैं। मैं फोर्स को F1 F2 क्यों नहीं मान रहा हूं, क्योंकि सारे चार्जेस इक्वल हैं और सारे डिस्टेंसेस भी, और मीडियम भी सेम है, तो दोनों कोई भी 2 चार्ज के बीच में फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम रहेगा, इसलिए मैं सिर्फ उसको F एज्यूम करके चल रहा हूं। ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप देखेंगे एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, और दोनों के बीच में एंगल आया 60 डिग्री का, और ये दोनों फोर्स किस पे लग रही हैं, इस वाले चार्ज पे जो हमें कैलकुलेट करना था। मैं इसको यहां अलग से बना लेता हूं, तो ये आपको दिख रहा है एक फोर्स, दूसरी फोर्स, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो यहां पर आप डायरेक्टली रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a² + b² + 2ab cos थीटा, एंड थीटा इज 60 डिग्री गिवन हेयर। और यहीं से जो फाइनल फोर्स आएगी, मान लो कहीं पर भी एक फाइनल फोर्स आ रही है, तो उसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं, हमने ये भी पढ़ रखा है वेक्टर में tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ये a ले लेते हैं जिस साथ एंगल ले रहे हो आप अल्फा, और ये b ले लेना आप। तो इस तरह से वेक्टर लॉ का यूज करते हुए आप कोई भी फोर्सेस, नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं, अगर सिस्टम में बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, बहुत सारी फोर्सेस हैं, तो आप आराम से वेक्टर लॉ यूज करें उसमें, तभी सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फोर्स को आप डायरेक्टली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? यहां पर वेक्टर की आपके रिजोल्यूशन की नॉलेज और रिकॉम्बिनेशन की नॉलेज भी यूज होगी, या तो एक ही फोर्स को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करें या बहुत सारी फोर्सेस को आपस में कंबाइन करके फाइनल आंसर बता दें। आई होप वेक्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो मैंने अपना पहले से ही वीडियो डाल रखा है वेक्टर सीरीज में, आप प्लेलिस्ट चेक करें और उस वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा वेक्टर मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, व्हेन लॉट ऑफ चार्जेस आर इन द सिस्टम, तो लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस आर देयर, तो यहाँ पर आप लेमीज थ्योरम काफ़ी यूजफुल हो सकती है। यहाँ पर लेमीज थ्योरम काफ़ी यूजफुल हो सकती है। लेमीज थ्योरम आपको क्या बताती है, अगर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, F1, F2, F3, अगर ये 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं कुछ एंगल्स पर, जो मैंने अल्फा, बीटा एंड गामा ले लिया है। जब मैं वर्ड कॉन्करेंट बोल रहा हूँ, मतलब ऐसी फोर्सेस जो एक कॉमन पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं, तो इस केस में लेमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग आप इजीली उनसे बोल सकते हैं कि मैं इसको लिख सकता हूं F1 अपॉन, ये वाला एंगल ले लेंगे अपन साइन अल्फा, F1 अपॉन साइन बीटा, सॉरी उसके अपोजिट वाला, इक्वल टू F2 अपॉन F2 के अपोजिट वाला एंगल गामा, इक्वल टू F3 अपॉन अल्फा। तो आप यहाँ पर लेमीज थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं काफ़ी टिपिकल न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के लिए, जो आपको इजीली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टेप्स आपको नहीं करनी पड़ेंगी। लेमीज थ्योरम का आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में यूज़ आराम से कर सकते हैं।
लेमीज थ्योरम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है कि ये तीनों कॉनकरेंट फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए। मैं उन तीनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करके ज़ीरो नहीं ला रहा हूँ, मैंने ऊपर एरो हेड यूज़ किया है। मतलब अगर फोर्सेस आई जे के की फॉर्म में दिए हुए हैं तो उन तीनों फोर्सेस को अगर आप आई जे के की फॉर्म में ही ऐड करोगे तो उनका पूरा रिजल्टेंट ज़ीरो आना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई दिस लेमीज थ्योरम टू फाइंड द जो भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज द अबाउट जब बहुत सारे चार्जेस सिस्टम में होंगे तो आप एक फोर्स कैसे निकालोगे किसी भी बॉडी पे, या कई बार वो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस देते हैं आपको कि भैया ये बताओ सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो आप थोड़ी सी बात इक्विलिब्रियम की कर लेते हैं कि हाउ टू कीप द सिस्टम इन एन इक्विलिब्रियम, कि क्या चार्ज हो उस बॉडी पे या कोई चार्ज बाहर से लेके आए हैं कि वो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी ओवरऑल जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सिस्टम जो है उस पर ओवरऑल फोर्स जीरो हो जाना, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब कूलम्स लॉ के बाद बारी आती है, थोड़ा सा बैक गियर डालते हैं। अब हम चलते हैं चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी। चार्ज पे हम वापस चलते हैं जिसमें हम सीखेंगे चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी हम कैसे करें। तो चार्जिंग करने के वैसे तो 6 मेथड्स हैं। चार्जिंग ऑफ ए बॉडी मतलब किसी बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना। पहले वो न्यूट्रल बॉडी थी, अनचार्ज बॉडी थी, अब उस बॉडी को मुझे चार्ज बॉडी बनाना है, उसको चार्ज देना है। एंड हमने ये पहले ही उसकी प्रॉपर्टी में देख लिया है कि यस यू कैन मेक और ट्रांसफर द चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, तो वो हम कर सकते हैं। इसमें 6 मेथड्स होते हैं जिसमें हम 3 ही डिस्कस करेंगे। मैं नाम 6 की 6 लिख के दे रहा हूं आपको। सबसे पहला मेथड होता है बाय फ्रिक्शन, सेकेंड मेथड होता है बाय इंडक्शन, थर्ड मेथड होता है बाय कंडक्शन, ये सब चार्जिंग के मेथड हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज। थर्ड होता है फोर्थ होता है थर्मियोनिक इमिशन, फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है फील्ड एमिशन, और लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सबने अब तो पढ़ रखा होगा, मैं सबको इन तीनों को छोटा सा ब्रीफ बता दूंगा आपको। हमारे जो मेथड में इंपॉर्टेंट है, हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, वो है ये 3 मेथड, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। इन पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं हम फ्रिक्शन की, कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है, अगर ये 2 बॉडीज हैं, जैसे मैंने अपने 2 पाम ले रखे, अगर मैं इनको आपस में इस तरह से रब करूं एक दूसरे के अगेंस्ट, 2 डिफरेंट बॉडी को अगर मैं एक दूसरे के अगेंस्ट रब करूं, लेट अस सपोज ये डस्टर है, मैं अपने हाथ के अगेंस्ट इसको रब करूं, 2 डिफरेंट बॉडी, ये दोनों इंसुलेटर हैं, आपस में चार्ज ट्रांसफर कर लेंगे। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाएंगे एंड ड्यू टू दैट चार्जेस विल डेवलप। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपने काफ़ी एग्जाम्पल देखेंगे कि एक ग्लास रॉड रब विथ सिल्क, बलून को अपने सूखे बालों पे आपने रब किया तो उसके बाद वो पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। ग्लास रॉड जब सिल्क से रब किया गया तो ग्लास रॉड भी पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। तो ये सारी बॉडीज चार्ज बॉडी बनी क्यों? हमने एक ही चीज़ किया, रबिंग किया एक दूसरी बॉडी के अगेंस्ट। रबिंग करने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उससे कम इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी पर जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज बन जाती है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है।
इस तरह से फ्रिक्शन के थ्रू दो बॉडीज को हमने चार्ज बॉडीज बना दिया, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रिक्शन में आप अगर मोस्टली ऑब्जर्व करेंगे तो हम मोस्टली इंसुलेटर्स को ही चार्ज कर पाते हैं, ऐसी बॉडीज को विच द बॉडीज विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। आखिर कंडक्टर्स जो बॉडी होती हैं, मेटल्स जो बॉडी होती हैं, उनको हम रब करके क्यों नहीं चार्ज प्रोड्यूस कर सकते, क्यों नहीं उनको चार्ज बॉडी बना सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इंसुलेटर पे ही फ्रिक्शन क्यों वर्क करता है, फ्रिक्शनल के कारण चार्ज प्रोड्यूस करना कंडक्टर्स पे क्यों नहीं करता है। तो फ्रिक्शन इंसुलेटर पे वर्क इसलिए करता है क्योंकि इंसुलेटर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं, तो उनको ईजिली आप एस्केप नहीं होने देते हैं, जबकि कंडक्टर्स में दिस इज ईजिली पॉसिबल। दैट इज द रीजन वाई कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इज सुइटेबल ओनली फॉर इंसुलेटर्स, ठीक है। सेकेंड हम आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है चार्जिंग में कि अगर कोई एक मान लो चार्ज बॉडी थी आपके पास और अगर वो दूसरी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आई, नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट, क्लोज विसिनिटी में, तो आप देखेंगे बिल्कुल अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज उस अनचार्ज बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट और क्रिएट हो जाता है, अराइज हो जाता है। इसको हम तीन डायग्राम से समझते हैं। ये बॉडीज हैं ए और बी। मैं यहां पर एक रॉड लेके आया पॉजिटिव चार्ज की, मैं यहां पर बॉडी एक लेके आया पॉजिटिवली चार्ज की। ये दो स्पेयर आपस में फिजिकल कांटेक्ट में हैं। ये जो मैं रॉड लेके आया हूं ये इनके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। अब ये किसको फेस कर रही है, स्पेयर ए के लेफ्ट हैंड वाले पार्ट को। तो ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या करेंगे, कूलम फोर्सेस को हमने पढ़ा ही था कि ये नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पूरी बॉडी से यहां आना शुरू हो जाएंगे और यहां पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरफ से इस तरफ आएंगे तो आप देखेंगे दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लगेगा। तो जो बॉडी उस बॉडी को फेस कर रही है, जो उसकी क्लोज विसिनिटी में आई है, फिजिकल टच नहीं किया है मैंने, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गए उनकी खाली प्लेसेस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। सिंस ये पार्ट इससे टच्ड है तो ये भी पार्ट पॉजिटिव हो जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये कब बंद होगा। अब आपने देखा कूलम फोर्स के कारण ये जो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, एक फोर्स डेवलप्ड हुई इस तरफ। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां आते जाएंगे ये आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन भी प्रोड्यूस करेंगे। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए एक पूरी चार्ज रॉड है। अभी जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो स्टार्टिंग में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा थी, लेकिन इसकी एक अपोजिट फोर्स थी जो रिपल्शन थी। जो आने वाले जो आ गए हैं इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट हो गए हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ये रिपल्सिव फोर्स जो थी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और आते जाएंगे, एज वी नो दैट मोर नंबर ऑफ चार्जेस आएंगे तो फोर्स ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो ये वाली रिपल्शन फोर्स जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे लगा रहे थे, एक्यूमुलेटेड इलेक्ट्रॉन, वो धीरे धीरे इंक्रीज होके एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये अट्रैक्टिव और ये रिपल्सिव फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो फिर नो मोर इलेक्ट्रॉन कैन ट्रेवल फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा और हम बोलेंगे कि बॉडी इज फुली चार्ज नाउ। अब बॉडी जब फुली चार्ज हो गई है तो हमने यहां से इस बॉडी को फिर रिमूव कर दिया कि चलो भैया आप जाओ, आपका काम चार्जिंग करना था, चार्जिंग आपने कर दिया है। अब हम सेकंड केस में इन दोनों स्पीयर को अलग कर देंगे, इन दोनों स्पीयर को हम अलग कर देंगे, इनके बीच में ना बनाते हुए इनके दोनों एंड्स पे बनाते हैं हम चार्ज, विच इज मोस्ट लाइकली द केस। अब हम इन दोनों को जब अलग करेंगे
तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट हो गए थे, ये पॉजिटिव यहाँ एक्यूमुलेट हो गए थे। अब जब ये दोनों अलग हो चुके हैं तो ये अपने आप को पूरे स्पीयर पे रिडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फाइनल स्टेज अगर आप देखेंगे तो ये चार्ज 246 था, अब ये 246 इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव भी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये बन गई आपकी चार्ज बॉडी विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। पहला केस हमने लिया था इंडक्शन को आपको समझाने के लिए। अब इसको जनरली मैं आपको समझाता हूं। इंडक्शन का मतलब होता है किसी भी चार्ज बॉडी को अगर अनचार्ज बॉडी के क्लोज विसिनिटी में लाया जाएगा, फिजिकल टच नहीं होगा, क्लोज विसिनिटी में लाया जाएगा, तो ये जो चार्ज बॉडी है ये यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, डिपेंड ये पॉजिटिव बॉडी लाए हो या नेगेटिव लाए हो। जो भी होगा उसके कारण इलेक्ट्रॉन या तो इस तरफ इकट्ठे होंगे, द साइड फेसिंग दिस चार्ज बॉडी, या फिर उससे दूर जाएंगे। इन दोनों ही केसेस में या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा वाया दिस। तो इसकी हेल्प से हमने इस अनचार्ज बॉडी को इस चार्ज बॉडी की क्लोज विसिनिटी में लाके चार्ज कर लिया है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स आपको याद रखना है, जो मैं आपको एक केस और डिस्कस करके बताता हूं। अब आपने सोचा होगा सर आपने डायरेक्टली दो बॉडी को कंबाइन करके लाए थे, अगर एक ही बॉडी होती तो कैसे होता। अगर मेरे पास एक ही बॉडी होती, जैसे ये वाला केस है, उसके पास में ये प्लस वाला बॉडी लाया, अब क्या होगा। मैं जब एक ही बॉडी के कांटेक्ट में एक ही स्फीयर है जो कि अनचार्ज्ड है, एक चार्ज बॉडी को क्लोज विसिनिटी में लाया, मैं फिजिकल टच नहीं कर रहा हूं, सेम मैकेनिज्म से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गए। यहां पर धीरे धीरे ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे, तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस साइड क्रिएट होते चले जाएंगे और धीरे धीरे जैसे हमने डिस्कस किया था फोर्सेस जब बैलेंस हो जाएंगी तो चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन था वो स्टॉप हो जाएगा, बॉडी हम बोलेंगे चार्ज हो गई। और उसके लिए आपको इस वाली साइड को अर्थिंग कर देना है। अर्थिंग का मतलब होता है कि अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के इस साइड पे चले जाएंगे। उसके बाद जब आप ये बॉडी को रिमूव करेंगे और अर्थिंग हटा देंगे तो यही बॉडी अब कैसी बन जाएगी, ऐसी। ये नेगेटिव चार्ज पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे इसके ऊपर, ये पूरे नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे और हम बोलेंगे ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है। मैंने कहा था एक मैथमेटिक्स आपको याद रखना है जो कूलम्स लॉ के लिए काफ़ी यूजफुल है क्वेश्चंस की फॉर्म में। जो बॉडी में यहाँ लेके आया था पॉजिटिवली चार्ज, मान लेते हैं उस पर चार्ज Q था, तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर था प्लस का Q, वो उतना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर इंड्यूस करेगा, बट इन द अपोजिट सेंस में। पोलैरिटी अपोजिट होगी लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा इक्वल रहता है इन इंडक्शन। इसी चीज को ऐसे समझते हैं कि अगर मैं ये चार्ज बॉडी है जिस पे प्लस Q का चार्ज है, मैं इस अनचार्ज बॉडी की क्लोज विसिनिटी में जब लाया तो इस चार्ज बॉडी के प्लस Q ने इस बॉडी को माइनस Q बना दिया है। मतलब आफ्टर इंडक्शन दोनों बॉडी सेम चार्ज होंगी, जो चार्ज बॉडी चार्ज लेके आएगी वही चार्ज विथ अपोजिट पोलैरिटी सेकेंड बॉडी पे इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब ये प्लस का Q लेके आई थी, ये माइनस का Q बन जाएगा और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। ये मैथमेटिक्स इसलिए ज़रूरी है, कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पहले कांटेक्ट में लेके आए, नॉट इन फिजिकल क्लोज विसिनिटी में, उसके बाद हम दूसरी चार्ज बॉडी को उसके पास लेके आए तो फोर्स कैलकुलेट करो। तो उसके लिए आपको अमाउंट ऑफ चार्ज पता होना चाहिए, उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल रहेगा कि इंडक्शन में जो चार्ज होते हैं वो दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड के आते हैं, अपोजिट इन पोलैरिटी के। चार्ज बॉडी अगर प्लस Q का चार्ज लेके आई थी तो वो अनचार्ज बॉडी को Q ही चार्ज देगी, बट अपोजिट पोलैरिटी माइनस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं थर्ड मेथड, कंडक्शन पर। कंडक्शन में हम यही काम चार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाके करेंगे।
मान लो ये चार्ज बॉडी है, अब मैंने एक अनचार्ज बॉडी लाया, इसके फिजिकल कांटेक्ट में रख दिया मैंने। आप देख रहे हो इंडक्शन में मैं टच नहीं करता था, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता था, क्लोज विसिनिटी में होते थे। कंडक्शन में इनके बीच में फिजिकल टच है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं एक दूसरे को फिजिकली। तो इस केस में क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो, अगर मान लो ये क्यू चार्ज लेके आया था मैं प्लस का, जो चार्ज बॉडी थी, तो अब ये प्लस क्यू चार्ज इन दोनों पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो लेटर ऑन पिक्चर क्या हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी कि ये प्लस चार्ज जो था वो दोनों को आधा आधा करके मिल जाएगा। इसके पास भी Q/2 रह जाएगा प्लस का, और इसके पास भी Q/2 आ जाएगा प्लस का। तो मतलब ये मैंने 6 प्लस बनाए थे, तो 3 प्लस इसको मिलेंगे और 3 प्लस इसके पास चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। फिर आप जब इन दोनों को अलग करोगे, ये बॉडी को अलग ले गए जो पहले अनचार्ज थी, तो आपने देखा अरे इसके पास तो Q/2 का चार्ज आ गया। यहां पे आपको सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों मिलेंगी। इंडक्शन में हम फिजिकल टच नहीं करते थे, एक दूसरे के क्लोज विसिनिटी में लाते थे। दोनों पे सेम चार्ज, जो चार्ज बॉडी चार्ज लेके आती थी उसी अमाउंट का चार्ज वो इंड्यूस करती थी अपोजिट पोलैरिटी के साथ। लेकिन कंडक्शन में क्या हो रहा है, फिजिकल टच हो रहा है, और प्लस क्यू चार्ज जो चार्ज बॉडी लेके आई है, आफ्टर कंडक्शन दोनों को वही चार्ज Q/2 मिल जाएगा। दोनों को वही चार्ज Q/2 मिल जाएगा और सेम पोलैरिटी का मिलेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट चार्ज हो रहा है, क्योंकि दोनों बॉडी अब एक बॉडी बन गई है फिजिकल टच होने के कारण। कंडक्शन का बड़ा अच्छा यूज करते हैं ये लोग कुछ न्यूमेरिकल में। ये बोलेंगे कि एक स्पीयर है, +4 कूलम का चार्ज है, इसको मैंने एक अनचार्ज स्पीयर से पहले फिजिकल कांटेक्ट में रखा, अब इनको सेपरेट कर दिया, इनके बीच में आप फोर्स कैलकुलेट कीजिए। वहां पर आपको ये मैथमेटिक्स यूज करना है कि जब उनको कांटेक्ट में रखा, कंडक्शन हो रहा है, +4 का चार्ज लेके आया था, अब दोनों स्पीयर पे +2 आ जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, पोलैरिटी सेम रहती है कंडक्शन में। +2 के स्पीयर को अलग अलग रख दिया है। अब आपको दोनों के चार्जेस भी पता है, दोनों की पोलैरिटी पता है, रिपल्शन होगा 2 कूलम 2 कूलम, तो आप इजीली इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्मियोनिक इमिशन का ब्रीफ बता देता हूं कि हम किसी बॉडी को हीट करके उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराते हैं। फील्ड इमिशन, जब हम किसी बॉडी को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण चार्ज हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जानते ही हैं, हम सनलाइट को स्ट्राइक करते हैं, इंसिडेंट करते हैं उन्हें मेटल सरफेस, और वो मेटल सरफेस वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराता है, जिसके कारण एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन 3 मेथड को आप सिर्फ थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है चार्जिंग के मेथड वो है फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन। इन चीज़ों में आपको पूरे लेक्चर में किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन लगे तो आप प्लीज़ मुझे लिखें, मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर मैं अपने हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी काफ़ी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डालता हूं। उसका सिंपल एक ही पर्पस होता है कि आप, जब हम वीडियो लेक्चर नोट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर स्टूडेंट में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है तो ही कैन और शी कैन आस्क, वो थोड़ा सा भी पार्ट हम क्यों बचा के रखें, उसके डाउट्स को भी हम इजीली सॉल्व कर लें, जिससे कि जो पर्पस है कि चैप्टर हर किसी को फुली समझ में आए। न्यूमेरिकल में हम कैसे यूज करें, कॉन्सेप्ट वाइज कैसे यूज करें, थ्योरी वाले क्वेश्चन को हम कैसे आंसर करें, वो मैं पूरी कोशिश करता हूं हर टाइप से आपको कॉन्सेप्ट से बिल्डअप करने की, उसको अप्लाई कैसे करना है उसकी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, दिल लगा के पढ़ाई करें, डिसिप्लिन रहें। अल्ट्रा डिसिप्लिन तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए भी नहीं था, लेकिन जहाँ तक हो सके
एक दिन का काम उसी दिन ख़त्म करें। डाउट्स के लिए ज़रूर मुझे लिखिएगा। थैंक यू।